We are the brave, we are the bold, we can be anything, anything. हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके ट्रिपल सी के लेक्चर नंबर 10 में। तो पहले तो आपको भी बधाई और मुझको भी बधाई कि हमने ट्रिपल सी की सीरीज़ के आज 10वें लेक्चर को पूरा करने जा रहे हैं हम, और इसके बाद हम अपने ट्रिपल सी के 10 लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके होंगे। और जैसा कि मैं भी यूट्यूब पे न्यू पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, तो इस वजह से मुझे बहुत खुशी है कि मैंने पहली बार किसी कोर्स के यूट्यूब पे ऑनलाइन एक सीरीज़ स्टार्ट की और उसके 10 लेक्चर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, और उसको पूरा लेक्चर मैं ख़त्म करूँगा, ज़रूर ख़त्म करूँगा। आप लोग साथ जुड़े रहें, बस सारे कोर्स आएंगे और ये कोर्स भी पूरा पढ़ाया जाएगा बिना एक भी टॉपिक छोड़े। मेरी सीरीज़ थोड़ी लंबी जाएगी, मेरी जो प्लेलिस्ट है ये थोड़ी लंबी जाएगी, तो इससे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इतनी ज़्यादा क्लास है, इतने ज़्यादा हम क्लास कैसे अटेंड करें। भाई देखो, जो सीरीज़ अगर लंबी जा रही है ना, उसके पीछे एक लॉजिक है, उस लॉजिक को आप समझो। लॉजिक ये है कि आपको जो कंटेंट छोटे छोटे वीडियोज़ में मिलेगा ना, उस कंटेंट को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करके मैं पढ़ाऊँगा ना कि वो चीज़ आप कहीं नहीं पाओगे। आप छोटे छोटे जो वीडियोस कई सारे पाए रह जाओगे, यूट्यूब पे पा जाओगे, और भी ऐसे क्लासेस चलते हैं, लेकिन उनके कंटेंट और मेरे कंटेंट आप मैच कर लेना। उनके होंगे बोर्ड पे, वो आपको पढ़ा रहे होंगे, कुछ समझ भी नहीं आएगा, समझ आ भी गया चलो ठीक है, वो लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल टीचर है, मानता हूँ, मैं मानता हूँ, ऐसा नहीं बोलूँगा कि कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं है यूट्यूब पे है, बोर्ड पे पढ़ाएंगे आप, लेकिन वो इंटरेस्ट से आप नहीं पढ़ पाओगे जो आप एज ए डिजिटली, जो मैं आपको पढ़ा हूँ, डिजिटल क्लास आपकी चल रही है, ये इस तरह से मेरे ख्याल से वो लोग नहीं पढ़ा रहे होंगे आप लोग को, कोई भी डिजिटल क्लास नहीं दे रहा होगा यूट्यूब पे। मैं आपको ट्रिपल सी के लेक्चर की पूरी डिजिटल क्लास दे रहा हूँ, और हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए, मैंने काफ़ी बातें कर ली हैं, टाइम वेस्ट कर भी चुका हूँ, तो फटाफट रिवाइज़ कर देंगे हमने लेक्चर नंबर 9 में क्या पढ़ा था। तो लेक्चर नंबर 9 में हमने सॉफ्टवेयर शुरू किया था। सॉफ्टवेयर में हमने जाना था कि सॉफ्टवेयर 3 तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम यूटिलिटीज़। और इसके बाद हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ लिया था लेक्चर 9 में। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम जाने थे ये 3 तरह के, इसको भी क्लासीफाई किया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। उनको भी हम पढ़े थे, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े थे, डिवाइस ड्राइवर पढ़े थे, लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़े थे। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंदर 3 काइंड के लैंग्वेज ट्रांसलेटर थे, जिनको भी हमने पूरी तरह पढ़ा था। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज हम अपना अगला टॉपिक, जो कि यहाँ से आया है सॉफ्टवेयर वाले में से, जैसे कि हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ लिया था, तो अब हमारा टर्न है पढ़ने का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उसके बाद सिस्टम यूटिलिटीज़। तो हम शुरू करेंगे अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है जी। तो हम आ चुके हैं अपने टॉपिक पे। तो पहले मैं इसकी स्टेटमेंट रीड करता हूँ, फिर आपको पढ़ाऊँगा, जैसे कि मेरी आदत है, मैं स्टेटमेंट पहले रीड करता हूँ फिर बताता हूँ, वरना मुझे लगता है कोई मैं टॉपिक छोड़ ना दूँ, ठीक है। It is a computer software designed to help the user to perform singular और multiple tasks। मतलब ये कह रहा है कि ये जो सॉफ्टवेयर होता है, इसको इस तरीके से बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है कि ये किसी भी यूज़र के, मतलब यूज़र मतलब हम आप जो भी एक कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, उसके कोई अगर उसको एक काम कराना हो तो वो भी कर दे, और उसको कई सारे काम कराना हो तो वो भी कर दे। मतलब कई मल्टीवर्क्स के लिए सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन किया जाता है कि एक सॉफ्टवेयर कई काम भी कर सकता है, और भाई एक काम कराओगे तो एक काम भी करेगा। अब जैसे कोई इंसान है, उससे कह दो आप ये 10 काम करो, ज़बरदस्ती कर दो, मतलब अगर उसकी क्षमता है 10 काम करने की, ज़बरदस्ती नहीं, अगर उसकी क्षमता है 10 काम करने की तो वो 10 काम करेगा। और उसको बोल दो भाई आप एक ही काम करो, तो वो क्यों नहीं करेगा, उसके लिए भी अच्छा, भले उसकी क्षमता है, उसकी थोड़ी पावर बचेगी, वो करेगा, आपका एक काम भी करेगा और जल्दी करेगा। वही सेम इस केस में भी है, इसकी क्षमता है मल्टीपल टास्क करने की, अगर आप चाहो तो इससे एक टास्क भी करा सकते हो, एक काम भी करा सकते हो, चाहो तो कई सारे काम भी करा सकते हो। वही चीज़ में लिखा है। फिर सेकंड लाइन में देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक यूज़र और अप्लीकेशंस डैट इनेबल द यूज़र टू इंटरेक्ट विथ द कंप्यूटर। कह रहा है कि ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये कई सारे इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स को से मिल के बने होते हैं, किस सेट होते हैं, कलेक्शन होते हैं उनके, कई सारे ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, इसके अंदर कई सारे इंस्ट्रक्शंस लोड किए जाते हैं, ऐसा कोडिंग करके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की यूज़ करके इसके अंदर कई सारे कोड्स को इंस्ट्रक्शंस के तौर पे लोड किया जाता है, जिन इंस्ट्रक्शंस को हम एज आ अपने लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में हमें अलाउ किया था उस लैंग्वेज में हम अपने सॉफ्टवेयर को देते हैं वो इंस्ट्रक्शंस, और उसमें जो प्रोग्राम्स होते हैं वो उन इंस्ट्रक्शंस को सुन के हमारे वर्क को प्रोसेस करते हैं, हमारे काम को पूरा करते हैं। फिर लिखा है डैट इनेबल्स यूजर्स टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। वही मैंने बोल ही दिया, इसमें लिखा भी आगे कि वही जिन इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करके हम उन प्रोग्राम्स को
बोलते हैं कि भाई ये काम करो। अब जैसे मान लो कोई भी, मान लो अगर एक अलग लैंग्वेज बोलने वाला, अलग भाषा समझने वाला इंसान आ जाए, तो आपको कुछ ऐसा चाहिए होगा ना, या तो आप इशारे का यूज़ करोगे। जो इशारा है ये आपका एक इंस्ट्रक्शन होगा ना उससे कुछ कहने के लिए या काम कराने के लिए। तो वही इसमें भी है कि आपको एक इशारे के लिए, एक मतलब एक इंस्ट्रक्शन देने के लिए कुछ भी, कोई भी एक मीडियम चाहिए। वो इंस्ट्रक्शन इसमें लोड किए जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें कई सारे इंस्ट्रक्शंस लोड किए जाते हैं, कलेक्शन होता है ऐसे इंस्ट्रक्शंस का। फिर अब ये नहीं कि आप कंप्यूटर से अब इशारे में बात करो तो वो सुनेगा, एक मैंने एग्जांपल दिया था वो। फिर ये जो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, एक होता है स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। जैसे कि इनके नाम से ही क्लियर है, जनरल जो हमारे नॉर्मल काम करे, जो जनरल हम लोग को यूज़ पड़े। स्पेशल पर्पस जो ऑफिस में यूज़ पड़े, मैक्सिमम हम लोग को नॉर्मल यूज़ ना पड़े, नॉर्मल जो लोग अपने पीसी पर्सनल यूज़ के लिए रखते हैं उस तरह के लोगों को। चलिए, तो मैंने तो जो मुझे पता था मैं बता दिया। अब पढ़ते हैं किताब क्या कहना चाहता है आपसे। किताब मीन्स मेरे नोट्स, आपके लिए किताब मेरे नोट्स होंगे। बिना आपको किताब खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हो ना अच्छे से, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा आप कोई किताब मत खरीदो। मेरे नोट्स आपको मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहीं से जाकर मेरे नोट्स पढ़ो। किताब एक तरह से आपके लिए मेरे द्वारा लिखी गई। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर ये क्या होता है? दिस सॉफ्टवेयर आर यूज्ड फॉर एनी जनरल पर्पस और फंक्शन। दिस सॉफ्टवेयर अलाउज यूज़र टू डू सिंपल जनरल कंप्यूटर टास्क। जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये हम लोग जो जनरल अपने कंप्यूटर अपने जनरल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, होम पीसी इस टाइप के जो हम लोग नॉर्मल काम होते हैं उससे अपने जो बस हर एक इंसान ऐसे आप ऐसे समझो ना कि आप जैसे भी अगर कहीं जाते हो, कंप्यूटर की बात होती है, तो 2-3 ऐसे वर्ड्स हैं या फिर ऐसे काम हैं जो लोग नॉर्मल पूछते हैं। आप कंप्यूटर में ये कर लेते हो, वो कर लेते हो, डेटा टाइप कर लेते हो, ये कर लेते हो, वही सब चीज़ लोग पूछते हैं। एडिट कर लेते हो फ़ोटो। तो इस तरह के जो जनरल काम है जो सब लोग करते हैं, सब लोग को आता है मैक्सिमम, वो सारे हमारे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर करते हैं वो सारे काम्स को। ये नहीं कि वो सारे काम इसके अंदर आते हैं, वो काम तो आएंगे ही, लेकिन उस काम को करने वाला आता है। वो काम नहीं, उस काम को करने वाला, यानी कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो जनरल पर्पस काम हमारे करते हैं, जो जनरल वर्क्स हमारे करते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स के लिखे हैं। अब यहाँ नाम नहीं लिखा है, सॉफ्टवेयर्स का टाइप लिखा है कि वो क्या काम करता है, किस कैटेगरी का काम करता है। तो पहला इसमें है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग मतलब MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट का ये है। उसमें हम लोग अपने चाहे रिज्यूम टाइप करना हो, कोई डेटा टाइप करना हो, एप्लीकेशन टाइप करो, इस तरह के काम भी होते हैं। अभी वो भी आपके कोर्स में शायद है, मैं देख लूँगा कोर्स में होगा तो आपको पढ़ाया जाएगा पूरा, उसका प्रैक्टिकल होगा। और मेरी गारंटी, आप एक बार जो प्रैक्टिकल मैं करके दिखाऊंगा ना यहाँ पे, उसको देखने के बाद अगर आपके हाथ में कोई कंप्यूटर पकड़ा देना तो आप पक्का कर ले जाओगे। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना होगा कि भाई ये ऑप्शन कहाँ था, ये ऑप्शन से क्या होगा, सब आपको क्लियर हो जाएगा। बस आप साथ बने रहे हमारे, बहुत जल्द आप तक सब कुछ पहुँचने वाला। विद प्रैक्टिकल डिजिटल क्लास है हमारी। फिर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर देखो, इसका मैं आपको अभी तुरंत एग्जांपल दूंगा। अब आप स्क्रीन पे पढ़ रहे हो, देखो, तो मैं आपको जो स्क्रीन पे नोट्स दिखाता हूँ ये एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाता हूँ। MS पावर पॉइंट में मैं एक प्रेजेंटेशन बनाता हूँ जिसकी मदद से मैं आपको ये नोट्स दिखाता हूँ। तो देखो, मैं ऐसे दूसरा क्लिक किया, चेंज हो गया, देखो चेंज कर रहा हूँ। ये सब मैं प्रेजेंटेशन है मेरे, और ये प्रेजेंट मैं आप किसके सामने कर रहा हूँ? आपके सामने कर रहा हूँ। और मैं किसके माध्यम से कर रहा हूँ? एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर से कर रहा हूँ। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर जिनसे हम इस तरह के प्रेजेंटेशन बनाते हैं और दूसरे के सामने प्रेजेंट्स करते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर हमारे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। जैसे कि अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। फिर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ये भी एक तरह से डेटा हैंडलिंग का सॉफ्टवेयर है। मतलब डेटा बेस स्टोर करता है, हमारे डेटा को स्टोर करने वाला सॉफ्टवेयर है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में स्टोर करता है। बस इसके बारे में इतना ही जानिए, ज़्यादा जानकारी आपको आगे मिलेगी आने वाले लेक्चर्स में। फिर होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको DBMS भी बोलते हैं। ये भी हमारे माइक्रोसॉफ्ट रिलेटेड है। माइक्रोसॉफ्ट में डेटा एंट्री इन सब टाइप के जो चीज़ होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। फिर होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। अब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे जैसे आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो ऑनलाइन डेटा पब्लिश करते हैं। उसी तरह के कुछ जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के अंदर डेटा पब्लिश करें, ऑनलाइन ना करें, एक डेस्कटॉप पे हमारी स्क्रीन पे डेटा पब्लिश करें, वो सॉफ्टवेयर इस डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, यानी अंदर आते हैं। फिर आता है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। अब ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर नाम आप नहीं सुने होंगे, लेकिन इसके काम आप सुने होंगे। मतलब आप यूज़ किए होंगे, लेकिन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर नाम से नहीं यूज़ किए होंगे। मतलब फ़ोटो एडिट करना, वीडियो एडिट करना, कुछ डिज़ाइन बनाना, इस टाइप के पेंट करने, इस टाइप के जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो किसी भी ग्राफिक पे वर्क करे, इमेज, वीडियो, ड्राइंग, किसी भी आर्ट या फिर किसी भी ग्राफिक पे वर्क करे, वो हमारे ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। ये भी जनरल पर्पस में इसलिए रखा गया क्योंकि भाई सब लोग पूछते हैं फ़ोटो एडिट आता है, आपको फ़ोटो एडिट करना जनरल वर्क है, सब लोग करते हैं आजकल, इसलिए जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में आता है। फिर आता है हमारा स्पेसिफिक पर्पस। एक मिनट, शायद मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक की हो, यहाँ स्पेशल पर्पस लिखा था और मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक लिख दिया।
चेंज करता हूँ, वरना मैं भी कहूँगा भाई ये टॉपिक कहाँ से आ गया था, मैं खुद कंफ्यूज होऊंगा। आपकी बात नहीं कर रहा, आप भी तो हो जाओगे, मैं भी हो जाऊँगा ऐसे। लेकिन भाई देखो, अगर आप ये कहो कि यार ये तो नोट्स में गलत लिख के दिखा दिए थे, तो ये सही नहीं पढ़ा रहे, तो ये गलत है आपकी सोच। क्योंकि अगर खुद की गलती इंसान अगर खुद नहीं ढूंढेगा तो उसकी गलती कौन ढूंढेगा? दूसरा ढूंढेगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए खुद की गलती खुद ढूंढना सीखो, जैसे मैं ढूंढा हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर, these are created to execute one specific task. This type of application software generally has one purpose to execute. मतलब ये है कि जैसे कि मैंने पहले बताया था, जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये एक काम करने के लिए भी होते हैं, मल्टीपल काम करने के लिए भी होते हैं। तो जो मल्टीपल काम करने के लिए होते हैं वो मैक्सिमम हमारे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन जिससे सिर्फ जैसे किसी से आप एक काम कराओ वो चीज़ अलग बात है, लेकिन अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो सिर्फ एक काम करने के लिए ही बना हो, उस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक स्पेसिफिक काम करने के लिए बनाए जाते हैं, उसको बोल जाता है आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है। मतलब अगर एक कैमरा है आपका, जो फ़ोन का कैमरा है, एक एग्जांपल देता हूँ, उसका क्या काम है? उसको बोला गया कि वो फ़ोटो खींचेगा, तो फ़ोटो खींचने के अलावा वो फ़ोटो एडिट नहीं कर सकता। फ़ोटो एडिट के लिए आपको एक फ़ोटो एडिटर चाहिए। तो उस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको एक स्पेसिफिक काम देते हैं कि आपको यही करना है, उस तरह के सॉफ्टवेयर इस स्पेशल पर्पज़ सॉफ्टवेयर में आते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, मतलब कैटेगरीज के एग्जांपल देख लेते हैं, कौन कौन से कैटेगरीज इसमें आते हैं। पहला है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेसिंग सिस्टम। मतलब जैसे ऑनलाइन हमारी शॉपिंग होती है, इन सब टाइप के जो होते हैं परचेसिंग सिस्टम पे वर्क करते हैं, वो सॉफ्टवेयर हमारे इसमें आते हैं। फिर होता है पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। अभी पेरोल वर्ड जो है आप ये पहली बार सुन रहे होगे, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कुछ नहीं है, लेकिन बड़े बड़े ऑफिसेज में जो सैलरी वैलरी दी जाती है लोगों को, पहले तो भाई बड़े बड़े रजिस्टर्स पे लिखा जाता था, डेली के अटेंडेंस लिखे जाते थे, कौन कितने दिन आया, उस हिसाब से सैलरी दी जाती थी। लेकिन अब पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, जिसमें अटेंडेंस और सैलरी कितनी बन रही है, ये सब चीज़ वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर करके बता देता है। इंसान को कोई रजिस्टर पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डेटा एंट्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। रजिस्टर में, कंप्यूटर में तो करना पड़ता है, लेकिन रजिस्टर में नहीं करना पड़ता। उस तरह के सॉफ्टवेयर इसमें आते हैं। फिर होटल मैनेजमेंट सिस्टम, आपको ये पता होगा, कोई भी अगर होटल है तो उसका एक मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर होगा, जहाँ पे वो अपने सारे रूम्स की डिटेल रखेगा, कौन कितने दिन आया, कौन सा आदमी किस रूम में था, ये सब चीज़ की डिटेल रखेगा। वो सारे होटल के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो इसमें आते हैं होटल मैनेजमेंट सिस्टम में। फिर रिजर्वेशन सिस्टम। अब रिजर्वेशन सिस्टम तो भाई कॉमनली यूज़ सब लोग कर ही रहे हो, सब लोग देख रहे होगे, रेलवे का रिजर्वेशन हुआ, बस का रिजर्वेशन, एरोप्लेन का रिजर्वेशन, इस तरह के जितने भी रिजर्वेशन करने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे एक हमारा वेब सॉफ्टवेयर है IRCTC, जो इंडियन रेलवे का है, वो भी एक तरह से वेबसाइट भी कह सकते हो या वेब सॉफ्टवेयर भी कह सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह के सॉफ्टवेयर जो रिजर्वेशन वाले होते हैं वो इसमें आते हैं। फिर रिपोर्ट कार्ड जनरेटर। अब स्कूल के जो बच्चे हैं, कॉलेजेस के बच्चे हैं, उनका एक एक अगर बच्चे का, मतलब मान लो किसी स्कूल में 1 लाख बच्चे पढ़ते हैं, बाई चांस मान लो, चलो 1 लाख आप कहोगे यार ये तो बहुत ज़्यादा बता रहे हो, मान लो एक CBSE एक संस्था है या UP बोर्ड एक संस्था है, तो एक बोर्ड है, अभी इनके पास कई सारे बच्चे होते हैं, इनको सबका रिजल्ट इन्हीं को देना होता है। इनके पास लाखों, 10 लाख, मिलियंस में बच्चे होते हैं हर साल। तो ये क्या करेंगे, अगर इतने बच्चों का रिज़ल्ट बनाते बैठेंगे तो इनकी बहुत सारे स्टाफ लग जाएंगे और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तब भी लाखों बच्चों का रिज़ल्ट नहीं बन सकता। तो इनके लिए ये लोग रिपोर्ट कार्ड जनरेटर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जिसमें ऑटोमेटिक बच्चों के बस आपको नंबर फिट करने हैं, वो रिपोर्ट कार्ड बना के दे देगा। फिर होते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ये सब सॉफ्टवेयर वो होते हैं जैसे पैसा गिनना, बैंक्स में यूज़ होते हैं, पैसा गिनना, कितना किसके अकाउंट में पैसा बचा है, इस सब टाइप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं। अकाउंट से आप खुद समझ पा रहे होगे कि ये कहाँ यूज़ होने वाला है। फिर हमारा होता है HR मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कंपनीज यूज़ करती है, ऑफिसेज यूज़ करते हैं अपने एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को, जो उनके लीडर्स हैं, इन सब टाइप की जो डिटेल्स रखते हैं कंपनीज़ की, वो सब इसके अंदर आते हैं। फिर एक अटेंडेंस सिस्टम। अब ये स्कूलों में भी यूज़ होता है और कंपनीज में भी यूज़ होता है, जो अटेंडेंस, आप कितने दिन आए हो, कितने दिन नहीं आए हो। जो पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर और अटेंडेंस सिस्टम वाले जो हैं, ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होकर काम करते हैं। कि अटेंडेंस सॉफ्टवेयर से पेरोल वाला अटेंडेंस ले लेगा, कि डेली के इंसान की, किसी भी इंसान की डेली की अटेंडेंस ले लेगा, और बाकी जो भी डेटा रहेंगे अलग अलग सॉफ्टवेयर से उठा लेगा और उनका सैलरी बना देगा, और अटेंडेंस सॉफ्टवेयर उन लोग का अटेंडेंस लेता रहेगा। फिर बिलिंग सिस्टम। अब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर, जैसे मान लो आपने किसी का बिल पे किया, जैसे अब लोग इलेक्ट्रिक का बिल ऑनलाइन पे करने, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं जो बिल पे करने के लिए, बिल प्रिंट करने के लिए, उस टाइप के जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो बिलिंग सिस्टम के अंदर आते हैं। तो आपको मेरे ख्याल से स्पेशल पर्पज़ सॉफ्टवेयर और जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग
एक बार और देखते हैं मैं कोई ऐसा टॉपिक जो मैं छोड़ दिया हूँ। तो मैंने इसमें कोई टॉपिक नहीं छोड़ा, मैंने सब बताया। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पेरोल, होटल रिजर्वेशन, रिपोर्ट कार्ड, अकाउंटिंग, एचआर, अटेंडेंस, बिलिंग, सब आपको बता दिया, यानी स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर ख़त्म। तो अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि आपको पहले मैं दिखाऊंगा ये टॉपिक आया कहाँ से। ये टॉपिक आया है लेक्चर नंबर 9 के सॉफ्टवेयर वाले पार्ट से, जहाँ पे हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर लेक्चर नंबर 9 में ही कवर कर लिया था, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो इसके बाद का टॉपिक था वो हमने अभी कवर किया। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमने 2 देखे, एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर देखा, एक स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर देखा। दोनों को कंप्लीट कर लिया, पढ़ लिया अच्छे से, एग्जाम्पल्स देखे। अब इसमें लास्ट टॉपिक बचा है सिस्टम यूटिलिटीज़। देखिए मेरे टॉपिक कवर करने का तरीका बहुत सही है, मैं आप लोग को मैं खुद बता रहा हूँ सही है। आपको यार अपने मुंह से बोला, लेकिन मुझे पता है कि सही है। मैं एक एक टॉपिक को बताता रहता हूँ, टॉपिक आया कहाँ से, जिससे मैं भी एक बार वहाँ पे वापस जाके देख सकूँ और कोई टॉपिक मैं मिस ना करूँ जो आपको ना बताया रहूँ। इसलिए मैं हर बार बताता हूँ कि टॉपिक मैं कहाँ से ला रहा हूँ, जिससे आप भी ना कंफ्यूज हो कि ये टॉपिक अचानक से कहाँ से आ गया। बहुत से ऐसे कोर्सेज होते हैं ना जिसमें आप देखते हो फिर कहते हो भाई ये टॉपिक कहाँ से आ गया, ये तो अभी हम लोग ये पढ़ रहे थे, ये कहाँ से आया। तो मैं इसलिए हर चीज़ बताता हूँ कि आपका कहाँ से आया ये टॉपिक। आप वहाँ जाके एक बार रिवाइज करोगे, अगर आप भूल गए तो रिवाइज करोगे उस चीज़ को कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ हम जाने थे। चलिए, तो ये तो हो गई अपनी थोड़ी तारीफ वाली बातें। अब करते हैं पढ़ाई वाली बातें। तो सिस्टम यूटिलिटीज़ क्या होते हैं? ये वो मतलब मैं अपने पहले लैंग्वेज बता दूँ, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो, जैसे मान लो हमारा एक कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर में अगर कुछ भी नया हमें करना है, मेंटेन करना है, कुछ भी उसकी सिक्योरिटी में कुछ दिक्कत हो रहा है, कुछ खराबी आ रही है, इस तरह कुछ हो रहा है, कोई हमें दिक्कत हो रही है, तो हर एक इंसान जो होता है उसको कोडिंग करने नहीं आता, हर एक इंसान हर चीज़ नहीं जानता है। तो उसके लिए कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाए गए रहते हैं जो हमारे सिस्टम में होते हैं, पहले से कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं, जो ऐसा इंटरफेस हमें प्रोवाइड करते हैं जिससे हम अपने कंप्यूटर के मेंटेनेंस, सिक्योरिटी या कोई ऐसी प्रॉब्लम हल्का फुल्का है तो उसको आसानी से उन सॉफ्टवेयर्स की मदद से सॉल्व कर सकें। तो उस टाइप के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, अंदर आते हैं। तो अब देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर से, पहले इसके स्टेटमेंट पढ़ लेंगे। अब ये हमसे क्या कह रहा है, ये तो मैं बता दिया कि मैं क्या जानता था और वही सही है, ये भी सही है वो भी सही है, मतलब एक ही चीज़ निकलेगा, सेंस मुझे पता है। दिस प्रोग्राम्स परफॉर्म टास्क रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जैसे कि मैंने बताया कि जो सिस्टम यूटिलिटीज़ होते हैं ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम के मेंटेनेंस को करने के लिए, जो भी टास्क करने होते हैं, जो भी काम करने होते हैं, वो करने के लिए बनाए गए होते हैं। फिर दीज आर द पैकेजेस विच आर लोडेड इनटू कंप्यूटर ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी मैंने बताया है, बस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम नहीं लिया था कि हमारे कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल होते हैं सॉफ्टवेयर। तो इसमें लिखा है कि हमारे कंप्यूटर में नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंस्टॉल किए जाते हैं हमारे कंप्यूटर में। मतलब जब हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर में डालते हैं तो सिस्टम यूटिलिटीज़ के जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो अपने आप हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं। फिर अगले लाइन में लिखा है दे आर यूज टू सपोर्ट, इनहेंस, एक्सपैंड एंड सिक्योर एक्सिस्टिंग प्रोग्राम एंड डेटा इन द कंप्यूटर सिस्टम। वही जैसे कि मैंने बताया, हमें सपोर्ट करने के लिए हम कंप्यूटर में अगर कोई दिक्कत हो तो उसको थोड़ा सही कर लें, इनहेंस मतलब थोड़ा और अच्छा बनाए उसको, एक्सपैंड और उसमें कुछ न्यू ऐड करे, या फिर सिक्योर मतलब सिक्योरिटी, वायरस से या सब चीज़ से सिक्योरिटी देने के लिए हमारे प्रोग्राम्स को, कंप्यूटर को या फिर हमारे डेटा को, ये सब सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं जिनका नाम सिस्टम यूटिलिटीज़ है। अब हम कुछ सिस्टम यूटिलिटीज़ के सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेते हैं। देखो सिस्टम यूटिलिटीज़ जो होते हैं वो ये कुछ फंक्शंस दिए हैं यहाँ पे, मेनली यही करते हैं, मतलब मोस्टली उनके काम यही है। मेरे ख्याल से अगर ज़्यादा आप लोग के लिए छोटा हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ। मेरे ख्याल से आप लोग को पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, पहले ज़्यादा छोटा था, अब मेरे ख्याल से आप पढ़ लोगे। देखना, फिर पहला है इसका डिस्क कंप्रेशन, कंपेरिजन, हाँ कंप्रेशन मान लो, कंप्रेशन है मतलब कंप्रेस करना। मतलब इसको मैं पहले अपने लैंग्वेज में आपको बताऊंगा ये आखिर होता क्या। ये होता क्या है कि मान लो आपका जो हार्ड डिस्क है जिसमें आप कोई भी डेटा रखे हो, उसमें बहुत ज़्यादा डेटा हो गया, उसमें जगह नहीं है, अब आपको और कुछ उसमें रखना है। तो ये सब जो होते हैं डिस्क कंप्रेशन वाले सॉफ्टवेयर्स, ये उसको कंप्रेस कर देंगे, मतलब उसकी जो पहले से फाइल है उसको डिलीट नहीं करेंगे, उसको ऐसा कंप्रेस करते हैं, ऐसे उसकी लैंग्वेज चेंज कर देंगे, उसका प्रोग्रामिंग वे, उसका तरीका चेंज कर देते हैं, जिससे उसका जो साइज होता है उस सॉफ्टवेयर का, उस डेटा का, उस चीज़ का, वो कम हो जाता है। तो इस तरह के जो हमारे काम होते हैं, जो हमारे हार्ड डिस्क के डेटा को कंप्रेस करे और उसमें न्यू डेटा ऐड करने में हेल्प करे, वो सब हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो डिस्क कंप्रेशन के अंतर्गत आते हैं।
और यही काम होता है। मतलब अगर बोला जाए कि वो क्या करते हैं वो सॉफ्टवेयर, तो वो यही करते हैं, डिस्क कंप्रेशन। अब स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट हमसे कह रहा है इट इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन अ हार्ड डिस्क बाय कंप्रेसिंग ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन हार्ड डिस्क। जैसे कि मैंने बोला कि ये जो होता है हमारे हार्ड डिस्क में स्टोर करने की, मतलब नया डेटा डालने के लिए स्टोरेज बना देता है, और जो हमारे पुराने डेटा होते हैं उनको कंप्रेस कर देता है, मतलब उनकी फाइल की साइज़ को छोटा कर देता है, जितनी जगह वो लिए रहते हैं उनसे और कम जगह में उसको बटोर देता है एक तरह से। फिर दिस यूटिलिटीज वर्क ऑटोमेटिकली एंड द यूज़र डज नॉट नीड टू बी अवेयर ऑफ इट्स एक्सिस्टेंस। मतलब ये कह रहा है कि अगर आप लोग अपने कंप्यूटर में अभी जाओगे ढूंढने की डिस्क कंप्रेशन वाले सॉफ्टवेयर्स कहाँ हैं, तो आपको ये ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके जो कंप्यूटर में हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से इंस्टॉल आते हैं और ये अपने आप काम करते हैं। आपको इनको बोलना भी नहीं, मतलब कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं देने हैं कि आप ये कर दो, हमारे डिस्क में स्टोरेज बना दो। ये अपने आप जैसे देखेंगे ज़्यादा हो रहा है उसको तुरंत कंप्रेस करना चालू कर देंगे और आपके नए डेटा के लिए, नई फाइल्स के लिए आपके हार्ड डिस्क में जगह बना देते हैं। फिर एक आता है डिस्क फ्रैगमेंटेटर। हाँ कर लो यार, स्पेलिंग गलत है। फ्रैगमेंटर है, डिस्क फ्रैगमेंटर, मैं बोल भी गलत रहा था। हाँ, तो ये जो होते हैं इनका अगर मैं आपको काम बताऊं तो ये इनका काम यही और यही लिखा भी है, जहाँ तक मुझे पता है, मैंने एक बार रीड किया था कि ये मतलब जैसे हमारे कोई भी कंप्यूटर में फाइल है, अगर मान लो आपके पास 10 फोटो है, 10 फाइल है, आप एक कहीं रखे हो, एक कहीं रखे हो, एक कहीं रखे हो, एक मान लो आपका एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ऐसे करते करते अलग अलग जगह है, तो वो आपका एक पैटर्न बनी रहेगा और आपको जब उनका काम होगा तो आप उनको एक जगह ढूंढ भी नहीं पाओगे, या फिर कोई उसमें फाइल्स इंपॉर्टेंट है जिससे कोई न्यू प्रोग्राम रन करने वाला है तो वो भी नहीं होगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ये यही करते हैं कि जो अलग अलग लोकेशन पे एक कैटेगरी के फाइल्स होते हैं उनको एक जगह ले आते हैं, वहाँ से उठा के एक जगह कर देते हैं, जिससे उनका लोकेशन सही हो जाता है, आपको आसानी होती है उनको यूज़ करने के लिए, और अगर पास में रहेगा तो वो और प्रॉपरली वर्क भी करते हैं अगर सारे एक कैटेगरी के पास में रहते हैं तो। इस डिस्क फ्रैगमेंटर का यही सिर्फ काम है। स्टेटमेंट पढ़ लेते, इसमें स्टेटमेंट क्या कह रहा है। इट डिटेक्ट्स कंप्यूटर फाइल हुज कंटेंट्स आर ब्रोकन अक्रॉस सेवरल लोकेशन। वही कि देखो, जैसे कि मैंने बताया अभी कि अगर कोई आपके एक कैटेगरी के कई सारे फाइल्स अलग अलग जगह पे पड़े हैं तो उनको बटोरने का काम करता है। वही लिखा है अक्रॉस सेवरल लोकेशन ऑन द हार्ड डिस्क एंड मूव द फ्रैगमेंट्स टू वन लोकेशन टू इंक्रीज एफिशिएंसी। वही जैसे कि मैंने बताया कि उनको अलग अलग जगह से उठा के एक जगह ले आता है, जिससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, काम करने की क्षमता बन जाती है, आपके लिए आसानी होती है, सबके लिए अच्छा हो जाता है। फिर जानते हैं अगला फंक्शन क्या है या फिर सॉफ्टवेयर क्या है बैकअप यूटिलिटीज़। बैकअप यूटिलिटीज़ को मैं अगर एक्सप्लेन करूँ आपको अपने लैंग्वेज में, तो ये होता है कि हमारे जो भी डेटा है ना उसको एक जगह स्टोर करके रख देता है, एक जगह रख देता है कि अगर आप कंप्यूटर अपना फॉर्मेट भी करते हो या कुछ आपसे डिलीट भी हो जाए तो आप वहाँ से फिर से रिस्टोर कर सकते हो। वहाँ से नहीं होगा, वहाँ से आपका अपने आप आ जाएगा आपके कंप्यूटर में। तो इसके स्टेटमेंट में भी यही कह रहा है कि इट कैन मेक अ कॉपी ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ डिस्क एंड रीस्टोर आइदर द एंटायर डिस्क और सेलेक्टेड फाइल। मतलब क्या है, वही चीज़ कह रहा है कि हमारे जो भी डेटा होते हैं उसको कॉपी करके रखता है। मैंने ये कॉपी वर्ड छोड़ दिया था, हमारे सारे इन्फॉर्मेशन को ये एक जगह कॉपी करके रख देता है, जिससे अगर कभी हमको उसको फिर से लाना है, अगर हमसे डिलीट हो जाए या फॉर्मेट हो जाए कंप्यूटर, तो हम शांति से मतलब ईजिली अपने सारे फाइल्स को, इन्फॉर्मेशन को रिस्टोर कर सकते हैं। एक फाइल हो या फिर कई सारे फाइल हो, हम सबको रिस्टोर कर सकते हैं इसमें। फिर है डिस्क क्लीनर्स। डिस्क क्लीनर जो होते हैं ये कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे मान लो कई सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो अपने कंप्यूटर फ़ोन में ऐसे कुछ फाइल्स या सॉफ्टवेयर रखे होते हैं जिसका उनको काम नहीं होता। बहुत पहले काम करते थे लेकिन अब काम नहीं पड़ता है, अब पड़ा हुआ है, वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हाँ भाई ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर है जिनका अब हमको काम नहीं है। तो डिस्क क्लीनर जो है ये ऐसे ही करता है, ऐसे फाइल्स या सॉफ्टवेयर को डिटेक्ट करता है जिसको आप बहुत समय से यूज़ नहीं कर रहे हो और उनको वो डिलीट कर देता है, क्योंकि उसको भी ऐसा लगता है कि आपको काम नहीं है उस चीज़ का। तो ये जो होता है, ये जैसे डिलीट कर दिया उसको तो आपके कंप्यूटर में स्पेस बन जाएगी, तो इससे आपका जो कंप्यूटर होता है वो बढ़ जाती है, उसकी स्पीड काम करने की। मतलब अगर आपका कंप्यूटर स्लो चलने लगा है तो वो स्लो चलेगा, तो इन्हीं सब वजह से चलेगा कि उसमें जगह नहीं है ज़्यादा, कंप्यूटर में स्टोरेज भर गया, वायरस आ गया, इस तरह के। तो डिस्क क्लीनर जो होता है ये जगह के लिए काम कर देता है, आपके जो बहुत समय से नॉन यूज्ड फाइल्स होते हैं उनको रिमूव कर देता है, जिससे आपका कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है। फिर होता है एंटीवायरस और वायरस स्कैनिंग। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, मतलब जैसे कि मैंने नाम ले लिया था वायरस का पहले भी,
तो वायरस एक जानते हो ऐसी चीज़ होती है जिसको जो कोई बनाता नहीं है वो अपने आप बन जाते हैं। मतलब जैसे एक होता नहीं है कि अगर कोई अच्छी चीज़ है तो उसके साथ एक बुरी चीज़ भी आती है। तो वही चीज़ है कि अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, तो उसके साथ कुछ बुरी चीज़ें यानी वायरस के तौर पे आपके कंप्यूटर में आ जाएंगी, जो आपके कंप्यूटर के फाइल्स को, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो फाइल डिलीट कर देता है, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो करप्ट हो जाता है, एरर शो करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम तक नहीं काम करता है। तो इस तरह के जो भी वायरस या कुछ आपके कंप्यूटर को अटैक करते हैं, जैसे कुछ ऐसे भी वायरस होते हैं जो आपके डेटा को कहीं और भेज देते हैं, जिससे आपके कोई भी डेटा चोरी हो सकते हैं। इस तरह के जो भी वायरस होते हैं उनको हम तक ना पहुंच पाए, हमारे कंप्यूटर पे असर ना कर पाए, इसलिए हम एंटीवायरस और वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं। वही चीज़ स्टेटमेंट में भी लिखा है, इट इज़ द यूटिलिटी विच इज़ यूज टू स्कैन कंप्यूटर फॉर वायरस एंड प्रिवेंट द कंप्यूटर सिस्टम फाइल्स फ्रॉम बीइंग करप्ट। वही जैसे कि मैंने बोला कि ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये हमारे उस तरह के वायरस जो हमारे कंप्यूटर फाइल को करप्ट करे या डेटा इधर उधर गायब करे, हमारी चोरी करा दे डेटा, उस तरह के वायरस या फाइल्स को डिटेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। एंटीवायरस हम लोग के कंप्यूटर को बचाते हैं उनसे। और इनके कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए इन एंटीवायरस के, जो बहुत ज़्यादा फेमस एंटीवायरस हैं और नॉर्मल बहुत लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि नॉर्टन और क्विक हिल। उसके बाद एवास्ट भी होता है, बहुत सारे हैं, इसमें नाम नहीं लिखे हैं, एवीजी है, 360 टोटल सिक्योरिटी, बहुत सारे हैं ऐसे एंटीवायरस। तो वही चीज़ इसमें एग्जांपल से क्या करना है, नाम में क्या रखा है, काम सबका सेम है, काम जान गए तो नाम आप खुद जान जाओगे, नेट पे सर्च कर लेना, एंटीवायरस बहुत सारे मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको सिस्टम यूटिलिटीज़ के जितने भी फंक्शंस हैं वो अच्छे समझ में आ गया होगा, और सिस्टम यूटिलिटीज़ भी आ गया होगा कि ये क्या होते हैं, और आपको स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर भी समझ में आ गया होगा होते क्या हैं, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको समझ में आ गया होगा क्या होते हैं, और सॉफ्टवेयर तो आपको आ ही गया था। और यहाँ पे आपका एक सॉफ्टवेयर के जो 3 मेन कैटेगरीज थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम यूटिलिटीज़, ये हम लेक्चर 10 में पूरा ख़त्म कर दिए। अब हम लेक्चर 11 जो है ये भी सॉफ्टवेयर पे ही है, उसमें हम थोड़ा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कुछ होते हैं उनके बारे में शुरू करेंगे टॉपिक, तो बिल्कुल मिस मत करिएगा वो लेक्चर देखना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपने कुछ नया सीखा है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को क्लियर करें। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, ईमेल, फ़ोन नंबर सब मिल जाएगा। नोट्स चाहिए तो वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, सब कुछ अवेलेबल है, आप जाके एक्सेस करें। हम सिर्फ आपके लिए वहाँ अपलोड करते हैं हर चीज़, वरना हम किसके लिए अपलोड कर रहे हैं, जो हमारे वीडियो देख रहे हैं हम उसके लिए अपलोड कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए वो सारी चीज़ आपके लिए। आप ज्वाइन हो, हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो, हमसे कांटेक्ट करें, अपने डाउट्स पूछें, हमारे नोट्स एक्सेस करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगना है आपको किसी भी चीज़ की। यूट्यूब पे क्लास तक फ्री चल रही है आपको, शायद ही कोई ऐसा टीचर होगा जो फ्री में इतने डिटेल में अपने पूरा टाइम देके एज अ डिजिटल क्लास आपको पढ़ाता हो, मेहनत करता हो पहले आपको पढ़ाने के लिए, वो पूरे नोट्स तैयार करता हो, उसके बाद आप तक वो लाता हो अच्छे कंटेंट्स। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है और आप हमसे सहमत हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11।